वेल माई सेल्फ निर्माण चीते। तो आज हम पर्टिकुलरली आपको बीएसटी में एक नया चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाएंगे। वेल देखिए, चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि पर्टिकुलरली चैप्टर में क्या रहेगा, फिर हम चैप्टर को गो थ्रू करेंगे। वेल इस चैप्टर को मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ कराऊंगा, तो ये चैप्टर से आपका प्रॉपर 3 पार्ट्स में बाइफोकेट होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वेल सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, चैप्टर का मतलब बताता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं। वेल मुझे बताइएगा, देखिए आप बिजनेस करते हैं यार, बिजनेस को करते वक्त मैं अकेला भी कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपनी खुद की अपनी दुकान ओपन कर ली, मैंने किसी और के साथ मिलकर काम नहीं किया, मैंने खुद से खुद का अपना काम किया। तो जब मैं खुद से अकेला कुछ काम कर रहा हूँ उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब यार मैं अकेला कर रहा हूँ, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब मालिक। तो यार यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगा कि वेल अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस को मैं कई प्रकार से कर सकता हूँ। अकेला करूंगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाएगा। वेल आप और मैं मिलकर करते हैं भाई, हम दो कहते हैं कि चलेगा मिलकर करेंगे, उसको पार्टनरशिप कहा जाएगा। अब आप कहेंगे यार आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, आपने इतना तो बता दिया कि अगर आप अकेले बिजनेस करते हैं तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, आप 2-3 लोगों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप कहा जाएगा। तो वेल क्या बेहतर होता है, क्या अकेले किया जाए बिजनेस कि मिलजुल कर किया जाए? तो वेल यही तो इस चैप्टर में देखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं। वेल कब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेले काम करना बेहतर रहेगा, पार्टनरशिप क्या होता है। भाई आप इतना तो समझ गए कि अगर आप मिलजुल कर काम करें, वेल मैं अकेला ना कर 2-3 लोगों के साथ काम कर रहा हूं तो कितने लोग चाहिए होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स सूटेबिलिटी, तो मल्टीपल चीज हम गो थ्रू करेंगे। फिर इस चैप्टर में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, और भी कई सारी टर्म्स है जिनको कि हम गो थ्रू करने वाले हैं। वेल पढ़ाते वक्त मैं क्या, मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उस केसेस में मैंने कई सारे पेपर्स को एनालाइज किया। तो वेल पढ़ाते वक्त मैं तुम्हें ये भी बताते चलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और कितना करते चलो, और वेल उतना ही आएगा, तो आप घबराइएगा मत। जितना मैं आपको प्रॉपर तरीके से कहूं कि कीजिए, उतना आप प्रॉपर तरीके से करते चलेंगे। चलिए तो वेल स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आपका चैप्टर की तरफ और सीधा चलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, समझते हैं कि क्या है। वेल देखिए, जब आप अब सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सोल प्लस प्रोप्राइटर। तो जब आप अकेले बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं सोल, प्रोप्राइटर मतलब मालिक। वेल मैंने लगाई भी है पीछे की इमेज, यार एक इंसान ही सब कुछ कर रहा है, आप देख सकते हैं एक इंसान गाना बजाना ड्रम सब कुछ कर रहा है। तो वेल जब मैं सब कुछ बिजनेस में खुद से करता हूँ, भाई पैसा मेरा लगा है, बिजनेस को मैनेज मतलब चलाऊंगा भी मैं, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा मेरा होगा, ए टू जेड जितनी भी एक्टिविटीज है जो भी कुछ है वो मैं अकेला मैनेज करूंगा, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। तो अब सोल प्रोप्राइटर का मतलब आप समझ चुके हैं कि एक बिजनेस जो ऑन मैनेज और कंट्रोल एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जाए, एक ही पर्सन होता है जो सारे रिस्क और प्रॉफिट को बियर करता है। यार फॉर एन एग्जांपल, भाई जब मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं तो सारा पैसा मेरा, अगर वो कल को वो पैसा डूबता है तो रिस्क भी सारा मेरा, और जो प्रॉफिट जो कमाई होगी वो भी सारी मेरी, तो उसी को तो सोल प्रोप्राइटरशिप कह दिया जाता है। चलिए वेल इसकी सुटेबिलिटी भी देखते चलते हैं। देखिए अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बातचीत करूं, तो जब आप काम को बहुत स्मॉल लेवल पर करते हैं और जहां पर आपको पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देनी होती है। अब ये पर्सनलाइज्ड सर्विसेज क्या होता है यार, वेल हेयर सैलून हो गया, अब बाल कैसे काटने हैं आप मुझसे कटवाना है तो आपने, वेल यार तुम अगर बॉय हो तो तुम रिलेट करोगे कि जब तुम नाई के पास जाते हो तो तुमने पर्टिकुलरली एक नाई को चुना होता है, आप उसी से बाल कटवाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, रिटेल शॉप्स हो गई। तो जब भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप को ओपन करें, मतलब जब भी आप ये बिजनेसेस करें, तो वेल बेहतर रहेगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएं। चलो तो मुझे लगता है कि मैंने आपको क्लियर किया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और उसकी सुटेबिलिटी क्या है। यार देखो अब यहाँ पर ना लिखने मत लग जाइएगा, मैं बार बार कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। वेल आपको चीते ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन पर नोट्स मिल जाएंगे, वहां से सब कुछ गो थ्रू कर लीजिएगा। अब देखिए फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को समझेंगे। अब ये फीचर्स क्या होते हैं, यार मुझे एक बात बताइए, मैं किसी इंसान का नाम लेने लग जाता हूँ, रमेश, मुकेश, क्या आप उसके बारे में सब समझ गए? वेल नहीं, आपको उसको और अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। तो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब हम और अच्छी तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप को समझेंगे। वेल देखिए पॉइंट्स मैं नहीं रीड करूंगा, मुझे पता है ये मैंने आपके लिए ऐड किया, आप समझ तो लेंगे या समझने के बाद एग्जाम में लिखकर भी तो आएंगे ना। अगर आप खुद से अपनी लैंग्वेज बनाकर लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वेल क्लास 11th में जो आपका क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो केस स्टडी के फॉर्म में होते हैं। अब वेल केस स्टडी क्या है कैसे है वो सब बताऊंगा, हम बकायदा 2 चैप्टर कंप्लीट कर लें जरा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो कि आपके पीरियोडिक में आने हैं। वेल फिर हम पीरियोडिक पेपर और केस स्टडीज को गो थ्रू करेंगे। वेल 1 मार्क्स वगैरह सब कराऊंगा, बेफिक्र रहेगा।
तो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की बातचीत करूं, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है यार, मुझे एक बात बताइए, मैं अकेला काम करता हूं तो उस काम को कैसे ओपन करना है, कैसे बंद करना है, तो मुझे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना और बंद करना दोनों आसान है। यार मुझे लगा कि मुझे कल को किराने की दुकान खोलनी है, तो किसी से पूछना नहीं, किसी से परमिशन नहीं लेना, मेरा मन किया तो मैंने खोला। जब मैं बोर हो जाऊंगा, बोर इन द सेंस अगर मुझे प्रॉफिट नहीं आया तो मैं बंद भी कर सकता हूँ। बस उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अभी सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी बोलते हैं बोझ, लाइबिलिटी बोलते हैं उधारी। या अकाउंट्स में आपने किया होगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नई टर्म है। तो लाइबिलिटी क्या हो जाता है, बोझ या उधारी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपसे 100 का नोट लिया तो भाई मेरे ऊपर उधारी है, मुझे वो पैसा आपको देना है, उसको लाइबिलिटी कहा जाता है। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सुनिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। अब वेल ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है समझेगा यार। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए और उधारी हो गई 2 लाख की, तो उस केस में मेरे घर के बर्तन तक बिक जाएंगे। मतलब यार अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं कि जो पेमेंट है, जो उधारी है, उसको पे करने के लिए जो मेरे घर के पर्सनल एसेट्स हैं वो तक बिक जाएंगे, तब जाकर उधारी का पेमेंट हो पाएगा। उसको कहा जाता है लाइबिलिटी। तो अगर मैं पूछता हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी कैसी है, तो आप क्या कहेंगे, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड समझ गए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लेते हैं कि आपके घर के बर्तन तक बिक जाएंगे ताकि पर्टिकुलरली आप किस चीज को पे कर सकें, उधारी। मतलब जो बिजनेस की ड्यूज है उनको पे करने के लिए पर्सनल ड्यूज तक, पर्सनल एसेट्स तक बिक जाएंगी। अगली चीज है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिटेंट। ये सिंपल है ना, सारा पैसा मेरा खुद का लगा है तो जो सारा प्रॉफिट आएगा वो मेरा, और जितना भी रिस्क बियर करेगा वो कौन करूंगा, मैं करूंगा। तो उसी चीज को कहा जाता है आप अकेले रिस्क को बियर करेंगे और आप अकेले ही प्रॉफिट को रिसीव करेंगे। अब कंट्रोल की बातचीत की जाए, मालिक मैं, पैसा मेरा, दुकान मेरी, तो ऑब्वियस बात है सोल अकेला कंट्रोल बिजनेस पर किसका होगा, मेरा होगा। मैं जैसे चाहूं बिजनेस को रन कर सकता हूं, तो वो चीज। चलिए, नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है यार, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए वेल अकाउंट्स की बातचीत नहीं कर रहा हूं, जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो चीजें डिफरेंट होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। और मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि अकाउंट्स बीएसटी और इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मतलब बदलते हैं, ठीक। तो मैं बीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करता हूँ, नो सेपरेट एंटिटी। यार वेल आपके घर के आसपास कोई दुकान है, मान लीजिएगा कोई XYZ यूनिफॉर्म करके शॉप है, तो उस केस में वो जो यूनिफॉर्म की शॉप है उसको आप अलग नहीं मानते यार, ऑब्वियस बात है ना, मालिक, दुकान की पहचान उसके मालिक से है, तो वही चीज है। तो मालिक और उसका काम अलग नहीं होगा, जो दुकान है उस दुकान की पहचान मालिक से होगी। जैसे रमेश की पान की दुकान, तो अगर आप रमेश की पान की दुकान पर पान खाने जाते हैं तो उस पान की दुकान की पहचान रमेश से है, तो वो चीज। चलो तो समझ गए जी नो सेपरेट एंटिटी क्या होता है। अगला होता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अभी लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी क्या होता है यार, ये दिक्कत की बात है। मान लीजिएगा कि रमेश की पान की दुकान में रमेश की मौत हो गई, अब रमेश तो भाई चल बसा, रमेश तो नहीं रहा, अब रमेश की पान की दुकान भी बंद हो जाएगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये दिक्कत है कि जब मालिक एक है और अगर गलती से उस मालिक की मौत हो जाए तो वो दुकान पहले आपकी क्या हो सकती है, बंद, चलेगा। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं यार, फटाफट से बताते चलूंगा। पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर फीचर्स, फिर मेरिट्स, फिर डिमेरिट्स। क्या सारे कीजिएगा, वेल नहीं सारे मत कीजिएगा, आप सारे ही कर लेना यार, वैसे आसान है, हेडिंग याद कर लो। चलो बाद में बताऊंगा लास्ट में कि इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला होता है क्विक डिसीजन मेकिंग। यार वेल ये बस मैंने ऐसे लगा दिया था, पहले अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो कि जब मैं अकेला बिजनेस करता हूँ तो अकेला बिजनेस करते वक्त डायरेक्ट इंसेंटिव को रिलेट करती है मैच। भाई जब सारा पैसा, सारा मेहनत मेरी, सारा पैसा मैंने लगाया, तो जो भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा मेरा होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। कि जो पैसा मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ उसके बाद जो रिटर्न मिलेगा वो A to Z रिटर्न सारा का सारा मेरा होगा, उसी को कहा जाता है डायरेक्ट इंसेंटिव। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट किसी से बांटना नहीं है, और ये एक फायदा हो जाता है। और यहीं से एक पॉइंट निकल जाता है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। यार मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा, ऑब्वियस करूंगा। तो उसी को बोलते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। की सोल प्रोप्राइटरशिप में हम जितनी भी मेहनत करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं, तो वहां से जितना भी प्रॉफिट आएगा वो आपको मिलेगा और आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। और एक इंपॉर्टेंस हो जाता है आपका ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो सेम एज अब समझ गए ना कि यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो वही चीज है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना और बंद करना बहुत इजी है, कोई भी डिफिकल्ट प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा एक चीज और देखिएगा, हमने शुरुआत के 2 छोड़ दी थे। सबसे पहले बातचीत करते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग क्या है। यार वेल मुझे बताओ कि क्या मुझे कुछ भी करने से पहले किसी से पूछना नहीं, भाई मालिक मैं, दुकान मेरी, सब कुछ मेरा, तो मुझे जैसा सही लगेगा मैं वैसा कर सकता हूँ। तो उसी को बोलते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप अकेले बिजनेस को चला रहे हैं, आपको किसी से डिस्कस नहीं करना। तो जो डिसीजंस है आप बहुत सिस्टमेटिकली और प्रॉपरली ले पाएंगे, उसको बोलते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग। दूसरा क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी होता है सिक्रेसी। क्या होता है सिक्रेसी,
यार मेरे धंधे में कितना पैसा लगा है मुझे पता है, मेरे धंधे में क्या लूपहोल्स है मुझे पता है, मालिक मैं, मुझे किसी और को बताने की तो जरूरत नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, जो बिजनेस के लूपहोल्स मुझे पता है, अब मैं तो उनको लीक नहीं करूंगा। तो उसी को बोलते हैं कि जब आप अकेले काम करते हैं तो जो आपके बिजनेस की बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो लूपहोल्स होती है, वो सीक्रेट रहती है, उसको ही कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। चलेगा, तो वेल मुझे लगता है आपको मेरिट्स भी क्लियर हो चुकी होंगी। फटाफट से एक बार डिमेरिट्स भी देखते चलते हैं, समझते हैं क्या है। डिमेरिट्स में सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। यार मुझे एक बात बताओ, अब ये इमेज क्यों लगाई थी आपको, वेल बताऊंगा, 2 मिनट क्लियर रुक जाएगा। मुझे एक बात बताइए, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस को करते वक्त आप कितना ही पैसा लगा लीजिए कम पड़ता है। पहले आप शार्क टैंक देखते होंगे तो कुछ लोग फंडिंग मांगने आते हैं। तो जब आप अकेले बिजनेस करते हो तो आपके पास तो लिमिटेड पैसा है, तो पैसे की कमी पड़ती है, तो आप बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेस को कैसे कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू, ठीक। दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी आप समझ चुके हैं कि एक लिमिटेशन है। यार सिंपल सी बात है ना, उधारी को पे करने के लिए आप मेरी एसेट्स तक बेच दोगे तो समस्या है कि भैया घर के बर्तन तक बिक जाएंगे, मैं सड़क पर आ जाऊंगा उधारी को चुकाने के चलते। तो ये भी एक दिक्कत की बात हो जाती है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है। एक लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, यार एज एन इंडिविजुअल पर्सन क्या सारी सारी स्किल्स मेरे मेरे पास है। यार ऑब्वियस क्या मैं प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर सकता हूँ। यार बिजनेस को मैनेज करना है, लोगों से पैसा उठाना है, लोगों से डीलिंग्स करनी है, कहीं पर तो कुछ स्किल्स की कमी मुझ में होगी। और क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं सारी एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर सकूं। तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है कि लोगों के पास जो मैनेजरियल स्किल्स होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, जिस कारण से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप सब कुछ नहीं कर पाते और सब कुछ करने के चलते आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो एक इंसान होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज या बर्डन हो जाता है कि उसी को सब कुछ करना है, प्लान भी उसी को बनाना है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है रिसोर्सेज भी उसी को एक्वायर करने हैं, स्टाफिंग मतलब लोगों को भी हायर करना है, डायरेक्टिंग मतलब उनको गाइड भी करना है, और कंट्रोल मतलब उनको देखना भी है कि क्या वो काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज। अगला क्या हो जाता है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। अभी लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न क्या होता है, वेल मुझे एक बात बताइए, अब ये मैं इसको ध्यान से देखिएगा कि कल को मान लीजिएगा कि आप देख रहे हैं कि आप सड़क पर जा रहे थे या फिर जो बिजनेस का मालिक था वो सड़क पर जा रहा था और एक्सीडेंट होने से उसकी मौत हो जाती है। तो वेल मुझे एक बात बताइए, अब ऐसे में तो बिजनेस बंद पड़ जाएगा। भाई आपने 60-70 साल काम करके अपने बिजनेस का नाम बनाया और कल को आपकी मौत हो जाए तो बिजनेस तो बंद पड़ गया, ये भी तो एक समस्या है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। चलो, तो वेल मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर किया सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स और उसके डिमेरिट्स। अब फटाफट से पार्टनरशिप की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। वेल तुम समझ चुके होंगे पार्टनरशिप का मतलब क्या है, तो ये बस ऐसे लगा दे तो चुड़ैल। तो जब 2-3 लोग मिलकर हाथ मिलाएं, वेल जब कुछ लोग मिलकर काम करें उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। यार बहुत ध्यान से देखना, पार्टनरशिप में ना आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, बताता चलूंगा। आप कहेंगे मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो पार्टनरशिप को करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम क्या कोई लिमिट है, हाँ लिमिट है, ध्यान से सुनना, 1 मार्क्स का सवाल बनता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से जो बोल रहा हूँ समझो। यार किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम आपको 2 पार्टनर्स चाहिए, मैक्सिमम आपको 50 पार्टनर्स चाहिए। अब मुझे कैसे पता है, समझो। यार पार्टनरशिप को कंट्रोल करने के लिए, पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए आपने एक एक्ट बना हुआ है। तो पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए एक एक्ट चलता है, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। 1 मार्क्स में पूछते हैं कि पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए आप किस एक्ट को फॉलो करते हो, तो बता दीजिएगा कि पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए आप जिस एक्ट को फॉलो करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। क्लियर, चलिए। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप को गवर्न किया जाता है। मैं पूछता हूँ कि पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 2, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 50। अच्छा, ये मैक्सिमम पार्टनर जो 50 है क्या वो कहीं पर लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, सुनो। तो कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अकॉर्डिंगली, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम पार्टनर्स की आपकी लिमिट होगी वो कितनी रहेगी, 50। कितनी रहेगी, 50। याद रखिएगा जो चीज बता रहा हूँ, चलिए। तो पार्टनरशिप क्या होता है, एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस, 2 या 2 से ज्यादा लोग। पूल मतलब जब रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जो कैपिटल हो गया, नॉलेज हो गया, एक्सपर्टीज हो गया, स्किल्स हो गया, उसको इस तरीके से शेयर करते हैं कि एक टीम बनाएं और एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ काम करें। वेल आप और मैं मिलकर काम कर रहे हैं तो गोल तो एक ही है ना, प्रॉफिट कमाना, तो वो चीज। वहीं अगर हम बातचीत करें तो पार्टनरशिप में देखो कमियां पार्टनरशिप में भी है, बस एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप में बेहतर हो जाता है कुछ चीजों को लेकर। आप कहेंगे किन किन चीजों को लेकर बेहतर होता है, भाई कैपिटल थोड़ी ज्यादा, भाई लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, ये किसकी लिमिटेशंस, किसकी दिक्कतें थी, सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो उन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, जहां पर आपके पास ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, आप रिस्क को शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। वेल अगर आपके मन में सवाल है कि सूटेबिलिटी तो बताइए, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की बताई थी, तो जैसे आप सीए मतलब समझते हैं, आप कोई सीए का फॉर्म ओपन कर रहे हैं, आप लॉयर फॉर्म ओपन कर रहे हैं, तो उस केस में बेहतर रहेगा कि आप किस चीज की तरफ जाए, पार्टनरशिप किसकी तरफ जाए। यार पार्टनरशिप में ना 2-3 वर्ड्स के मतलब समझो, पार्टनर्स क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है।
मान लीजिएगा कि मैं और आप मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में। तो मैं और आप इंडिविजुअली पार्टनर्स हैं, क्या है भाई, मैं एक पार्टनर आप एक पार्टनर, तो इंडिविजुअली हमको पार्टनर कहा जाता है। हम दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कलेक्टिवली हम दोनों को क्या बोलते हैं, फर्म। क्या बोलते हैं, फर्म। अब वेल हमारे बिजनेस को कोई तो नाम होगा, वेल चीते ट्यूटोरियल्स ही रख लेते हैं चलो। तो चीते ट्यूटोरियल्स जो हमारे बिजनेस का नेम है उसको बोलते हैं फर्म नेम। क्या बोलते हैं, फर्म नेम। तो वेल मुझे लगता है कि क्लियर होगा कि फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है और पार्टनर्स क्या होता है। चलिए अब फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप को देखे चलते हैं। तो पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए आपने एक एक्ट बनाया हुआ, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। और पार्टनरशिप के लिए आपको और मुझको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। क्यों, क्या कल को आपके और मेरे बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है? वेल हो सकता है यार, मैं कुछ बोलता हूँ आप कुछ बोलता हूँ, मैं कहने लग जाता हूँ कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, आप कहेंगे मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो बेहतर रहेगा कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है वो पहली बातचीत कर लें। तो बिटवीन द पार्टनर्स एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब वो एग्रीमेंट ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। यार वेल बेहतर रहेगा अगर पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स, अगर वो ओरल फॉर्म में हो तो ज्यादा, सॉरी रिटन फॉर्म में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों भाई, ओरल में मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा, जब आपने कोई बात लिखी हुई है तो उसमें मुकरना मुश्किल है। तो जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, अगर वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो, ध्यान से सुनेगा, जो बिटवीन द पार्टनर्स एग्रीमेंट होता है अगर वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में, तो उसको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड को क्या भी बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनर्स। क्या भी बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनर्स। चलेगा। तो अगर मैं बातचीत करता हूँ पार्टनरशिप को कंट्रोल करने के लिए आपने एक एक्ट बनाया, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। और बिटवीन द पार्टनर्स क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट। ठीक। अच्छा एक चीज और आपके मन में सवाल बनेगा, क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना पड़ता है? तो वेल कंपलसरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराइए। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अब कैसे कराएंगे वो भी बताऊंगा। और अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है और रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है बताऊंगा। 2 मिनट रुको चलो। तो वेल अगर मैं बातचीत करता हूँ तो आप फॉर्मेशन समझ गए। यार पार्टनरशिप में भी एक दिक्कत है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड समझ गए कि अगर कल को आपके बिजनेस की उधारी चुकानी है तो पार्टनर्स के घर के बर्तन तक बिक जाएंगे ताकि उस उधारी को चुका सकें। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर यहाँ पर एक म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? वेल मुझे एक बात बताइए, कल को आप किसी के घर की लड़की भगाकर ले जाते हैं या कल को आप कुछ उल्टा सीधा कांड कर देते हैं, तो उस केस में केवल आप बदनाम होंगे कि आपका पूरा परिवार बदनाम होगा? वेल यार आपका पूरा परिवार उसमें लपेट दिया जाएगा। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो एक पार्टनर, आप और मैं मिलकर बिजनेस करते हैं, तो अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उससे केवल आप बदनाम नहीं होंगे, पूरी फर्म बदनाम होगी और यहाँ तक कि मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। तो उसी को बोलते हैं, मतलब मैं मतलब पार्टनर। तो म्यूचुअल एजेंसी किसको कहा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं, एक पार्टनर सभी पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। एक पार्टनर का लिया गया एक्शन पूरी फर्म को इफेक्ट करेगा, तो वो चीज। चलिए अगला देखते हैं, रिस्क बेयरिंग। यार वेल अब सिंपल सी बात है, आप और मैं मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो मुनाफा जो होगा वो भी आप में और मेरे में बटेगा। जो रिस्क है, जो लॉस है, वो भी आप और मैं बांटेंगे। तो यहाँ पर जो रिस्क है बिटवीन द पार्टनर शेयर हो जाता है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, कंसेंट बोलते हैं हामी। यार अब आप और मैं मिलकर बिजनेस करते हैं तो केवल मेरी नहीं चलेगी, आपको और मेरी, मतलब हम दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी पार्टनर की कंसेंट से, सभी पार्टनर से पूछकर उनकी विलिंगनेस के साथ आप डिसीजंस को लेते हैं। और कंट्रोल, वेल यार ऑब्वियस बात है कि कंट्रोल भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकता, आपसे पूछकर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। यार मेंबरशिप की बातचीत करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मिनिमम मेंबर्स पार्टनरशिप में 2, मैक्सिमम 50। और मैक्सिमम 50 पार्टनरशिप कहाँ पर है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे आपके, 50। यार यहाँ पर भी एक दिक्कत की बात है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या डेथ मतलब मर गया, रिटायर मतलब अपनी मर्जी से चला गया, इंसॉल्वेंट मतलब उसका दिवाला, दिवाला मतलब समझ गए वो सड़क पर आ गए, उसको बोलते हैं दिवाला। तो अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में बिटवीन द पार्टनर्स एक नया एग्रीमेंट करना पड़ता है। क्यों? यार सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एक पार्टनर को कुछ हो रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, आपको न्यू पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट या डेथ ले तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म। तो ये एक लिमिटेशन हो, मतलब लिमिटेशन भी रहेगा। फिर फटाफट से बातचीत करते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स की। यार फायदा वही है, फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है, लेकिन जब मैं कंपनीज की बातचीत करूंगा तो उसके कंपैरिजन में आसान रहेगा। बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप और मैं मिलकर ले रहे हैं, तो मैंने कुछ गलती करी तो आप सुधार देंगे, आपने कुछ गलती करी तो मैं सुधार दूंगा, हम दोनों के व्यूज एक साथ रखे जाएंगे। तो बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग देखने को मिलता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में मेरा खुद का पैसा लगा है, पार्टनरशिप में आप और मैं मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फंड्स ज्यादा हो जाते हैं, रिस्क को शेयर कर लेते हैं, और ये सिक्रेसी भी रहती है। क्यों भाई, आप और मैं मिलकर धंधा व्यापार करते हैं तो आप और मैं नहीं चाहेंगे कि हमारे बिजनेस की लूपहोल्स कहीं और जाए, तो आपको और मुझको जो बात पता है वो आगे नहीं जाएगी। आप कहेंगे यार
ये तो एक दिक्कत की बात है, हो सकता है कि मैं उसको लीक कर दूं यार। वेल अभी ना मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कंपनी क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। तो उन केसेस के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या देखने को मिल जाती है आपको, मेरिट्स। अच्छा डीमेरिट्स में वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, कितना ही एक्सपेंड कर लोगे, दो लोगों के पास कितना ही पैसा होगा, क्योंकि बिजनेस में तो जितना पैसा लगा लीजिए उतना कम है। ठीक, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कहा था लैक ऑफ सीक्रेसी में से मुंह बंद रखना है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा हो सकता है यार, मैं कुछ कहता हूँ आप कुछ कहते हैं, आपके और मेरे बीच में बनती नहीं, तो हम झगड़ भी तो सकते हैं। तो एक दिक्कत है कि कन्फ्लिक्ट हो जाती है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद हो जाएगा। यार सालों की मेहनत से हमने बिजनेस को बनाया, आप मर गए, अब बिजनेस ही बंद हो गया तो क्या फायदा। फिर अगली चीज क्या हो जाती है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब ये लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस क्या होता है, मैं कहता हूँ कि आप मेरे फर्म का पार्टनर बन जाइए, अब आपको तो मेरे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्यों आप मेरे बिजनेस में मेरा पार्टनर बनना चाहेंगे। तो ये भी एक समस्या आपको देखने को मिल जाती है। तो मल्टीपल चीजें जो कि आपको देखने को मिलती है। वेल चलिए अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि पार्टनरशिप में भी ना वैरायटी होती है, मतलब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। समझो, देखो अगर मैं बातचीत करता हूँ तो एक तो होती है ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप, मतलब क्वेश्चन बन जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो बता दीजिएगा कि पार्टनरशिप एट विल क्या होता है। यार हम अपनी मर्जी से हैं, पार्टनरशिप एट विल मतलब अपनी मर्जी से, मैं और आप अपनी मर्जी से पार्टनरशिप कर रहे हैं। जब मैं चाहूं तब मैं रिटायर हो सकता हूँ, जब आप चाहें तब आप रिटायर हो सकते हैं। तो जब हम लोग अपनी मर्जी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, जब हम चाहें हम उस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। आप कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है। देखो यार मैंने लगाया भी है कि हम लोग मान लीजिएगा कि किसी रोड को बनाने, अब आंटी जी आ गई, चलो हम लोग किसी रोड को बनाने के लिए साथ आए थे, अब आप और मैं मिलते हैं, हमें एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना था। अब जैसे ही वो ब्रिज पूरा हो जाएगा तो आपके और मेरे बीच में तो पार्टनरशिप एंड हो जाएगा। उसी को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए साथ में आए थे, जैसे वो प्रोजेक्ट बन गया आपके और मेरे बीच में ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। चलिए अब यार यहाँ पर देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। एक तो जनरल पार्टनरशिप है जो कि हमने पढ़ा, जहां पर लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, और एक और होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आपकी एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी और बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। लिमिटेड मतलब घर के बर्तन तक नहीं बिकेंगे, जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया सिर्फ उतना डूबेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपके घर के बर्तन तक बिक जाएंगे, ताकि पर्टिकुलरली आप किसको पे कर सके, ड्यूज। चलो तो मुझे लगता है कि आप समझ गए कि लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है। और लिमिटेड पार्टनरशिप को क्या करना जरूरी होता है, रजिस्टर्ड करना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। वेल चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं करती होगी। अब चलते हैं जरा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की तरफ। ठीक है, तो यार पार्टनर्स की भी कई सारी वैरायटी हो जाती है, मैं इसको बहुत प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा भी और कोशिश भी करूंगा कि आपको याद करा दूं। देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक हो जाता है एक्टिव पार्टनर, एक हो जाता है स्लीपिंग, एक हो जाता है सीक्रेट, एक हो जाता है नॉमिनल, एक हो जाता है पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, एक हो जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और एक हो जाता है माइनर एज अ पार्टनर। अब आप कहोगे आपने तो घबरा भी दिया, रला भी दिया, ढंग से बताइए ना क्या होता है। चलो हम पहले तीन हेडिंग्स को समझते हैं। हम हर पार्टनर में देखेंगे कि क्या उस पार्टनर ने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल को कंट्रीब्यूट मतलब करना मतलब क्या उस पार्टनर ने पैसा लगाया। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे कि क्या वो पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट मतलब क्या वो बिजनेस को संभालता है। फिर तीसरी चीज हम देखेंगे कि क्या वो पार्टनर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करता है कि नहीं। और चौथी चीज हम क्या देखने वाले हैं, लायबिलिटी। क्या देखने वाले हैं, लायबिलिटी। चलो तो वेल स्टार्ट करते हैं। देखिए यार एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसा भी लगा रहा है, बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करेगा, प्रॉफिट लॉस को भी शेयर करेगा, और वेल लायबिलिटी तो क्या होगी, अनलिमिटेड। अब ये मत कहिएगा कि आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं पता, अब आप जानते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। अब नहीं पता तो रिमाइंड करके देखिएगा, और वेल नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना कि क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं। तो एक्टिव पार्टनर वो है जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट भी करता है, प्रॉफिट लॉस को शेयर भी करता है, और लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अब स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या है, ये स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, बस वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ गए। तो स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, बस वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट लॉसेस को भी शेयर करता है, और लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड। अब सीक्रेट पार्टनर क्या है, भाई ये सब कुछ करेगा, बस लोगों को नहीं पता कि ये फर्म का पार्टनर है। वेल भाई आप और मैं बिजनेस को चला रहे हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि आप और मैं पार्टनर हैं। कोई तीसरा भी था हमारे साथ जो हमारे बिजनेस में मिला हुआ था, लेकिन हमने वो बात कभी भी पब्लिक कॉमन लोगों को नहीं बताई, तो बस उसको सीक्रेट पार्टनर कहा जाता है। तो ये पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है चुपचाप, प्रॉफिट लॉसेस भी शेयर करता है, और लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। चलिए अब समझते हैं नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। समझो यार, देखो नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। नॉमिनल पार्टनर पर्टिकुलरली उस पार्टनर को कहा जाता है, मान लीजिएगा कि मैं किसी का नाम यूज करता हूं, जैसे टाटा, रतन टाटा जी की काफी गुडविल थी। गुडविल थी क्या है, अब रतन टाटा मतलब रतन टाटा जी तो नहीं रहे, लेकिन गुडविल तो उनके भी है। तो मान लीजिएगा कि मैं रतन टाटा जी का नाम अपने बिजनेस में यूज करता हूं, और मैं कहने लग जाता हूं कि रतन टाटा जी मेरे बिजनेस के पार्टनर हैं। अब हालांकि रतन टाटा जी मेरे बिजनेस के पार्टनर नहीं है,
और मैं उनका नाम यूज कर रहा हूँ, ठीक, और मैं उनका नाम यूज कर रहा हूँ, हालांकि उनके बात पता है और वो मना भी नहीं कर रहे, वो मना भी नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं कह रहे कि पर्टिकुलरली कि नहीं वो मेरे फर्म के मेंबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। भाई ये इंसान पैसा नहीं लगाता, ये इंसान मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, ये इंसान प्रॉफिट लॉस को भी शेयर नहीं करता। जैसे मैं रतन टाटा जी की बातचीत कर रहा हूं, मैं उनका नाम यूज कर रहा हूं, हालांकि वो मेरे फर्म के मेंबर नहीं है, वो मेरे फर्म के पार्टनर नहीं है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है आपका, उस चीज को आपका कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। क्या कहा जाता है, नॉमिनल पार्टनर, कि मैं किसी एक पार्टनर, किसी एक इंसान जो कि फेमस पर्सनैलिटी है उसका नाम यूज कर रहा हूं ताकि मैं अपना मार्केट में गुडविल को क्रिएट कर सकूं, हालांकि वो मेरे फर्म का मेंबर नहीं है, उसको नॉमिनल पार्टनर कहा जाएगा। ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करेगा, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, कि कल को अगर मेरी फर्म का दिवाला निकलता है तो जो उधारी मांगने वाले इसके घर पहुंच जाएंगे और ऐसे ऐसे करके क्या खटखटाएंगे दरवाजा और कहेंगे कि भैया हमारा पैसा वापस कीजिए, तो उसको कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। तो नॉमिनल पार्टनर के केस में अगर मैं किसी का नाम यूज करता हूं और वो मेरी फर्म का पार्टनर नहीं है, तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो मेरे फर्म का पार्टनर नहीं है। अगर वो ऐसा क्लैरिफाई नहीं करता तो पर्टिकुलरली जो उधार मांगने वाले हैं उसके घर पर जाकर उससे उधार मांगेंगे, उसकी कॉलर भी पकड़ ली जाएगी। चलो अगला होता है पार्टनर बाय एस्टोपल। अभी पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता है, वेल कोई एक इंसान मेरी फर्म का पार्टनर तो नहीं है लेकिन वो ऐसा बिहेव करता है। वेल मान लीजिएगा कि मेरा चीटर ट्यूटोरियल जो फर्म है वो बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है, तो उस केस में कोई एक्स पार्टनर है और वो एक्स पार्टनर ऐसे बिहेव करता है कि वो मेरी फर्म का मेंबर है, हालांकि वो मेरी फर्म का मेंबर नहीं है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तो उस केस में उसे लपेट दिया जाएगा। वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, वो प्रॉफिट लॉसेस को भी शेयर नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो ऐसा बिहेव करता है कि वो मेरी फर्म का मेंबर है, हालांकि नहीं है, लेकिन अगर कल को मेरी फर्म डूबती है तो उस केस में उससे भी उधारी मांगी जाएगी। तो वो जो इतना होशियार, इतना शाना बन रहा था कि दिखा रहा था कि वो मेरी फर्म का मेंबर है, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर मेरी फर्म डूबती है और उस मेरी फर्म पर उधारी थी, तो जो क्रेडिटर्स हैं, जो उधार मांगने वाले हैं, वो उसके घर पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि ला बेटा तू बड़ी एक्टिंग करता था, अब तू पैसा दे। तो उसको आप क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल। एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, यार मैं जबरदस्ती किसी का नाम यूज कर रहा हूँ विदाउट एनी परमिशन, मतलब मैं जबरदस्ती उसका नाम यूज कर रहा हूं। और अब आप कहोगे नॉमिनल पार्टनर भी तो ये था, यहाँ फर्क था, यहाँ मैं उसका नाम यूज कर रहा था, जबरदस्ती नहीं, यहाँ मैं जबरदस्ती किसी का नाम यूज कर रहा हूं और उसको ये बात पता भी है और वो क्लैरिफाई करके मना नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा, तो उसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहा जाता है। पर जबरदस्ती नहीं किया जा रहा था, यहाँ पर जबरदस्ती उस पार्टनर के नेम को यूज किया जा रहा है। वेल वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट लॉसेस भी शेयर नहीं करता, लेकिन अगर कल को मेरी कंपनी डूबती है तो उस केस में उसके घर जाकर उससे उधारी मांगी जाएगी, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के केस में अगर कोई आपका नाम जबरदस्ती यूज करता है और आपको ये बात पता है, हालांकि आप उस फर्म के मेंबर नहीं है और आप उस फैक्ट को क्लेरिफाई नहीं करते, आपने लोगों को नहीं बताया कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं, तो उस केस में उधारी मतलब यार जो जिन लोगों से मैंने उधार लिया वो आपके घर पहुंच जाएंगे ताकि पर्टिकुलरली आपको क्या पे करना पड़े, उधार। चलिए तो वेल यार फटाफट से देखो, अब यार ये मैंने तुम्हारे लिए किया, ये टेबलर वे में रिप्रेजेंटेशन था, अब इसको लिखकर कैसे आओगे डेफिनेशन फॉर्म में, तुम्हारे लिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। चलो अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई, माइनर एज पार्टनर। वेल स्क्रीनशॉट के केस में मत उलझो, एप्लीकेशन चाहिए ट्यूटोरियल्स को डाउनलोड करो, नोट्स मिल जाएंगे। चलो अब देखो माइनर एस पार्टनर क्या है। यार माइनर एस पार्टनर किसको बोलते हैं, कई बार जो लोग 18 साल से कम उम्र के हैं, क्या वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन सकते हैं? वेल नहीं बन सकते। अच्छा बन भी सकते हैं कुछ केसेस में, तो ध्यान से समझो, मैं बहुत कुछ बताऊंगा, इसको सुनना, रीड तुम कर लेना, मुझे फैक्ट्स पता है। यार जब भी कोई एक इंसान जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर बन जाए, कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो पर्टिकुलरली किसी भी फर्म का पार्टनर बन जाए, उसको माइनर एस पार्टनर कहा जाता है। जिसकी भी उम्र 18 साल से कम है, अगर आप उसे अपनी फर्म का पार्टनर बना रहे हैं, तो आपको सभी पार्टनर से कंसेंट, मतलब सभी पार्टनर्स की हामी चाहिएगी। अगर सभी पार्टनर्स हाँ बोलते हैं तभी जाकर वो 18 साल से कम उम्र का इंसान पार्टनर बन सकता है। अब जो उम्र, जिस इंसान की उम्र 18 साल से कम है, अगर वो पार्टनर बनता है, वो सिर्फ प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा, वो लॉसेस में से हिस्सा लेने वाला नहीं है। तो माइनर एस पार्टनर को केवल प्रॉफिट ही मिलता है, लॉस नहीं मिलता। दूसरी चीज, वो इंसान आपका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो इंसान आपका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। साथ ही ये जो माइनर एस पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, इसकी जो लायबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड होगी, जितना पैसा इसने लगाया उतना ही डूबेगा इन केस अगर फर्म डूबती है। और तीसरी चीज, जैसे ये इंसान 18 साल का हो जाता है, जैसे इंसान क्या हो जाएगा 18 साल का, तो 18 साल का होते ही सार इसको विद इन 6 मंथ्स क्लैरिफाई करना पड़ेगा
कि क्या ये इस फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है कि नहीं। अगर ये क्लेरिफाई नहीं करता तो ऑटोमेटिकली इसको उस फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा। क्लियर? चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्लियर हो चुके होंगे कि 7 क्या होता है। यार वेल, तुम्हें फटाफट से बताता हूँ कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। यार पार्टनर्स के बीच में ना एग्रीमेंट होना जरूरी है। इन केस कल को हमारे बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है भाई, हम झगड़ सकते हैं प्रॉफिट को लेकर, किसी भी बात को लेकर। यार दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है, बिजनेस में तो पैसों को लेकर कई बार झगड़ा हो सकता है। तो बेहतर रहेगा कि हमने हर चीज का एक लिखित एग्रीमेंट किया हो। तो जब भी आप पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको रिटन फॉर्म में करते हैं, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। और पार्टनरशिप डीड को क्या भी बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनर्स। क्या भी बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनर्स। चलो, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। और पार्टनरशिप डीड के नीचे हर एक पार्टनर के सिग्नेचर होते हैं, जहां पर कि पार्टनरशिप के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, और हर एक पार्टनर की कंसेंट से लिखे गए होते हैं। और वो सिग्नेचर जो पार्टनरशिप डीड के नीचे होता है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि बिटवीन द पार्टनर्स जो वो प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट हुआ है। मैंने पीछे लगाई हुई है पार्टनरशिप डीड की इमेज। अब होता क्या क्या है पार्टनरशिप के अंदर, आइएगा देख लेते हैं। तो फर्म का नेम हो जाता है, आप किस तरीके का काम करते हैं, कहां पर करते हैं, आप कितने समय के लिए बिजनेस में आए हैं, एक पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, प्रॉफिट लॉसेस को कैसे बांटने वाले हैं, एक पार्टनर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किसको कितना सैलरी दिया जाएगा पार्टनर को, नया पार्टनर कैसे एडमिट होगा, पुराने पार्टनर कैसे जाएंगे, किसी पार्टनर को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे मिलेगा, फर्म को अगर डिसॉल्व मतलब बंद करना है तो वो कैसे करेंगे, आप ऑडिट मतलब बोलते हैं अकाउंट्स को इंस्पेक्ट, ये चेक किया जाता है, वो कैसे किया जाएगा, और अगर इन केस कोई भी कंफ्लिक्ट हो गया तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये कुछ कंटेंट्स होते हैं। चलो यार वेल, अब मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि यार पार्टनरशिप फर्म को क्या रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, नहीं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, मर्जी है, लेकिन अगर आप करा लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब एक बार मैं आपको प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन बता देता हूं कि आप पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर्ड करवाएंगे। चलिए, आप फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। देखिए, अगर मैं रजिस्टर में अगर आपको ये बताने लग जाऊं कि आप एक पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर करा सकते हो, तो सिंपल 3 स्टेप है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, उस एप्लीकेशन को एक फीस के साथ डिपॉजिट करना है, और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट। अब ये होगा कैसे, समझेगा। देखिए, तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, रजिस्टर ऑफ द फर्म्स। अब रजिस्ट्रार कहां पर है, तो आप अपने जो आपकी जो म्युनिसिपैलिटी है वहां पर आप जाएगा। वहां पर जाने के बाद भाई एक इंसान होगा, उस इंसान के पास एक रजिस्टर होगा, आपको अपनी फर्म का नाम उसके रजिस्टर में लिखवा देना है, बस कुछ पैसा देकर और एप्लीकेशन के साथ। इतना सिंपल है, उसको मैं टेक्निकली बता रहा हूं। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर देना है, जहां पर कि फर्म्स को रजिस्टर किया जाता है। जो इंसान फर्म्स को रजिस्टर करता है उसको रजिस्ट्रार बोलते हैं। भाई आपको क्या क्या बता देना है एप्लीकेशन के साथ, फर्म का नेम, लोकेशन, अगर आपकी बिजनेस की लोकेशन एक से ज्यादा है वो दूसरी लोकेशन बता दीजिए, आपने पार्टनरशिप को कब स्टार्ट किया, नेम, पार्टनर्स के नेम क्या, उनका एड्रेस कहां पर है, और पार्टनरशिप कितने समय के लिए बनी हुई है। इतना सब कुछ बताने के बाद लोकल म्युनिसिपैलिटी में आप जो कुछ फीस है उसको डिपॉजिट कर देंगे। भाई जो रिक्वायर्ड फीस है आप उसको डिपॉजिट कर देंगे, और उसको डिपॉजिट करने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, रजिस्टर्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फाइनली आपको फिर एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट। जो रजिस्ट्रार है जब वो अप्रूवल कर देगा तो वो अपने रजिस्टर में आपकी एक एंट्री कर लेगा आपके नाम की, और आपको सर्टिफिकेट दे देगा। मैंने पीछे लगाया भी हुआ है, कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। समझ गए वेल, कितना सिंपल है। चलो यार, अच्छा तुम्हारे मन में सवाल होगा कि आपने ये बताया था ना कि अगर आप फर्म को रजिस्टर करवा लेंगे तो कुछ बेनिफिट रहेगा। तो वेल ये तो बताइए कि अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो क्या बेनिफिट रहता है। सुनो कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड होगी तो आपको मेनली 3 बेनिफिट्स मिल जाएंगे। पहला, स्यू अगेंस्ट फर्म या सूट अगेंस्ट फर्म। सूट मतलब हो जाता है केस फाइल। तो वेल, अगर मान लीजिएगा कि हम 3 पार्टनर्स थे और आप 2 लोगों ने मिलकर मेरे साथ कुछ गलत किया, तो मैं एज एन इंडिविजुअल पार्टनर अपनी फर्म के खिलाफ क्या कर सकता हूँ, केस फाइल। ये तो हो गया। दूसरा, सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। अभी सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी क्या हो गया, ये सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी मतलब मैं केस फाइल कर सकता हूं। भाई हमारी फर्म थी, हमारी फर्म के साथ किसी तीसरी फर्म ने गलत किया तो मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं। उसको क्या बोलते हैं आप, सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। एक हो जाता है सूट अगेंस्ट द पार्टनर्स। या वेल हम 3 पार्टनर्स हैं और कोई एक पार्टनर मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ भी केस फाइल कर सकता हूं। एक तो भाई एक पार्टनर ने फर्म के खिलाफ केस फाइल कर दिया अपनी फर्म, एक फर्म ने दूसरी फर्म के खिलाफ किया, और एक पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ किया। बस ये है। तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो उस केस में आप लीगल केसेस को बहुत इजीली लॉ एंड ऑर्डर मतलब कोर्ट के पास लेकर जाकर हैंडल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार एक तो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप को पूरा करो, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। पार्टनरशिप में व्हाट इज पार्टनरशिप, उसके फीचर्स करो। इसके अलावा जो हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी वो करो। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद पर्टिकुलरली सिर्फ क्या देख लो, पार्टनरशिप डीड। बस पार्टनरशिप डीड में भी कौन सा टॉपिक कह रहा हूं, बस ये वाला टॉपिक समझ गए। चलो वेल, तो मुझे लगता है कि मैंने वीडियो आपको बहुत इन डेप्थ क्लियर किया होगा, कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं करती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहां पर कि हम किस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव और ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।